हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक करें। हम लोगों ने आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। तो हम लोग देखेंगे कि जर्मनी और इटली था वो कैसे नेशन स्टेट बना। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पहले के टाइम पे कोई भी नेशन स्टेट नहीं हुआ करते थे और सभी जगहों पे राजा महाराजाओं का शासन चला करता था। पर जब फ्रांस में क्रांति हुई, जिसके बाद वहाँ वो फ्रांस जो है वो नेशन स्टेट के रूप में उभर के आया, उसके बाद यूरोप के बाकी देशों में भी इस नेशन स्टेट बनने की भावना जागरूक हुई और वो लोग भी यूनिफिकेशन की ओर बढ़े। तो आज हम लोग उसी के लेकर के जर्मनी और इटली के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जर्मनी के बारे में जानेंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि जो जर्मनी के मिडिल क्लास लोग थे उन लोगों को यूनाइट होकर के नेशनल असेंबली का एक इलेक्टेड नेशनल असेंबली बनाए और उसके बाद वो लोग वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशन लाए और वो लोग वहाँ पे अच्छे से उसी नेशन स्टेट बनाना चाहते थे। पर वहाँ की जो फोर्स थी, यानी जो मोनार्कियल फोर्स थी, जो राजा महाराजा के अंदर की फोर्स थी, उन्होंने उन लोगों को सप्रेस किया, मतलब उन्हें दबाया। और वहाँ के जो लार्ज लैंड ओनर्स थे उन्होंने भी जो मिडिल क्लास लोग थे जो यूनाइट हुए थे उन्हें दबाया। जलवा है हमारा। उसके बाद जो प्रशिया था उसने इस यूनिफिकेशन को इस लीड करने का निश्चय किया। और उसके बाद जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क, जिन्हें कि इस पूरी यूनिफिकेशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है, उन्होंने वहाँ के फोर्स, प्रशिया के फोर्स के साथ जर्मनी की यूनिफिकेशन की ओर वो आगे बढ़े। जिसके बाद उन्हें 3 वॉर्स लड़ने पड़े। जो फर्स्ट वॉर था वो ऑस्ट्रिया के साथ, सेकेंड डेनमार्क के साथ और जो थर्ड वॉर था वो फ्रांस के साथ उन्हें लड़ना पड़ा। और ये तीनों वॉर 7 साल तक चले और इन तीनों वॉर के अंत में प्रशिया जो था वही उस जीता। और जिसके बाद जनवरी 1871 को जो पर्शियन किंग थे जिनका नाम था विलियम वन, उन्हें वर्सलाइज में एक सेरेमनी के थ्रू वहाँ का किंग घोषित कर दिया। ये स्कीम किसी अहरे गहरे नत्थु गहरे के लिए नहीं है। इसके लिए बड़ी ऊंची पहचान चाहिए, ऊंची पहुंच। तो अगला टॉपिक जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इटली यूनिफाइड। तो हम लोग देखेंगे कि इटली जो था वो कैसे यूनिफाई होके एक नेशन स्टेट बना। तो जो 19th सेंचुरी का टाइम था उस टाइम पे इटली में 7 स्टेट्स हुआ करते थे, जिसमें से सिर्फ एक ही ऐसा स्टेट था जो कि इटली के प्रिंसली हाउस के द्वारा राज किया जाता था, जिसका नाम था सार्दिनिया पाइडमोंट। इसके अलावा जो बाकी के स्टेट्स थे वो अलग अलग एम्पायर के द्वारा राज किए जाते थे। जैसे नॉर्थ में ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स का शासन चलता था, सेंटर में द पॉप का शासन चलता था और जो साउदर्न पार्ट था वहाँ पे बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन का पार्ट शासन चलता था। और जो वहाँ का इटालियन लैंग्वेज था वो भी कॉमन लैंग्वेज नहीं था, वहाँ पे अलग अलग रीजनल लैंग्वेज थे जो कि उस टाइम पे यूज़ होते थे। उसके बाद एक व्यक्ति के बारे में बताया गया जिनका नाम था ग्यूसेप्पे मैज़ीनी। तो ये जो थे इन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी की खोज की थी जिसका नाम था यंग इटली। और इसके बाद इस सोसाइटी के साथ इन्होंने अपना जो गोल था इटली को यूनिफाई करने का उसको लेके आगे बढ़े। यहाँ पे 2 वॉर लड़े गए। फर्स्ट वॉर था वो 1831 में और जो सेकेंड वॉर लड़ा गया वो 1848 में। तो इस वॉर का जो फेलियर हो गया, इसके बाद जो इसका सारा प्रेशर था वो जो सार्दिनिया पाइडमोंट के किंग थे जिनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II, उनके ऊपर आ पड़ा और इटली को यूनिफाई करने की बात को आगे बढ़ाया। तो इनके लिए इटली यूनिफाई होने के 2 फायदे थे। पहला कि इन्हें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पैसा ही पैसा होगा था और दूसरा इनको जो पॉलिटिकल था उसमें भी डोमिनेंस मिल जाता। तो उसके बाद उनका जो चीफ मिनिस्टर थे जिनका नाम था केवर, तो इनके बारे में बताया गया है। तो ये जो थे इन्होंने बहुत सारे मूवमेंट को लीड किया, पर वो ना ही एक रिवॉल्यूशनरी थे ना ही डेमोक्रेट थे। वो बहुत ही धनी परिवार के व्यक्ति थे और एक एजुकेटेड मेंबर थे। तो वहाँ का जो फोर्स था ऑस्ट्रियन फोर्स को 1859 में हरा दिया, जो कि उस टाइम पे इटली के नॉर्थ में शासन किया करते थे। और उसके बाद वहाँ पे एक और व्यक्ति के बारे में बताया गया है जिनका नाम था ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, जिन्होंने वहीं के लोकल पीजेंट्स के साथ मिल करके बहुत सारे मूवमेंट को लीड किया। और उन्होंने उस टाइम पे जो साउथ में जो शासन कर रहे थे बॉर्बन किंग ऑफ स्पेन, उन्हें उखाड़ फेंका और वहाँ पे अपना शासन लगाया। जिसके बाद 1861 में विक्टर इमैनुअल II को यूनिफाइड इटली जो था उसका किंग घोषित कर दिया गया, जिसके बाद उन्हें वहाँ का किंग के रूप में जाने जाना लगा। पर बहुत से ऐसे अनएजुकेटेड लोग थे इटली के जो कि उसके बारे में नहीं जानते थे। तो जो वहाँ के पीजेंट्स थे जिन्होंने ग्यूसेप्पे गैरिबाल्डी की मदद की साउथ से जो बर्बन किंग ऑफ स्पेन था उनका शासन हटाने के लिए, वो लोग इटालिया शब्द के
ते ही नहीं थे, वो लोग लॉर्ड टेलिया के बारे में जानते थे जिसे वो अपने किंग की पत्नी समझते थे। जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। तो जो ब्रिटेन था वहाँ पे जो नेशन स्टेट बनने का आइडिया आया वो किसी वॉर या रिवॉल्यूशन से नहीं आया। इसके लिए एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस हुआ जिसके बाद वहाँ पे नेशन स्टेट बनने का भावना आया। टाइम पे ब्रिटेन कोई एक नेशन स्टेट नहीं हुआ करता था। वहाँ के लोगों को रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन के हिसाब से उन लोगों को जाना जाता था। कैटेगरी के लोग थे वो थे इंग्लिश, और सेकेंड कैटेगरी था उसे कहा जाता था वेल्स, और जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे उन्हें कहा जाता था स्कॉट और आयरिश। तो यही तीनों जो वहाँ के लोग थे उन्हें इसी तीनों रेशियल, ट्राइबल और कल्चरल ओरिजिन के नाम से जाना जाता था 18वीं सेंचुरी के टाइम पे। उस टाइम पे जो इंग्लिश पार्लियामेंट हुआ करती थी जिसने 1688 में मोनार्की से सारी पावर को सीज कर लिया था, उन्होंने इंग्लैंड के सेंटर पे एक नेशन स्टेट बनाने का बात उनके अंदर आई, और उसके बाद उन्होंने एक एक्ट साइन किया जिसका नाम था द एक्ट ऑफ यूनियन, जो 1707 में हुआ था इंग्लैंड और स्कॉटलैंड दोनों के बीच। और इसी जो एक्ट ऑफ यूनियन हुआ उसके बाद यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन फॉर्म हुआ इसके बाद। और जिसके बाद जो इंग्लैंड के जो लोग थे वो लोग स्कॉटलैंड के लोग के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस जमा सकते थे। तो जो इंग्लैंड का पार्लियामेंट हुआ करता था, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट था, वहाँ पे इंग्लिश लोग ज़्यादा हुआ करते थे, इसलिए उन लोगों का वहाँ पे ज़्यादा दबदबा था। मैं अमीर हूँ, बहुत पैसा है मेरे पास। जिस कारण से स्कॉटलैंड के लोगों को बहुत ज़्यादा दबाया जाता था। तो जो कुछ ऐसा ही स्थिति था वो आयरलैंड के लोगों को भी झेलना पड़ा। तो जो आयरलैंड था वहाँ पे दो कैटेगरी के लोग थे। फर्स्ट जो था वो कैथोलिक लोग थे, सेकेंड प्रोटेस्टेंट्स थे। तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट था, मतलब जो इंग्लिश के जो लोग थे उन लोगों ने प्रोटेस्टेंट्स को कैथोलिक के ऊपर अपना दबदबा बनाने में मदद की और उन्हें उनके ऊपर शासन करने के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया, जिसके बाद कैथोलिक लोगों को दबाया गया। उसके बाद वॉल्फ टाउन और उनके यूनाइटेड आयरिशमैन लोगों ने मिल करके एक रिवॉल्ट किया जो कि फेल हो गया, तुमसे ना हो पाएगा। जिसके बाद जो आयरलैंड था उसे ज़बरदस्ती यूनाइटेड किंगडम के अंदर लगा दिया गया। जिसके बाद एक न्यू ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ जिसके बाद एक वहाँ का एक कॉमन सिंबल लगा जिसका नाम था यूनियन जैक, और वहाँ का एक जो नेशनल एंथम जो फॉर्म हुआ उसका नाम था गॉड सेव आवर नोबल। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।